ऑल राइट, हमने नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स कर लिए थे, विच वॉज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. आज हम करने वाले इसका थियोरी वाला पार्ट विच इज जीडीपी एंड वेलफेयर. ऑल राइट, सबसे पहले जीडीपी क्या होता है वो समझना जरूरी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपके कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that is produced in your country in a year, uska summation is known as GDP. So it's the sum of all the total value of all final goods and services produced in the domestic territory of the country in a year. That is the meaning of GDP. So it refers to the total money value of all final goods and services that is produced in a country in a year. That is known as GDP. 5 रुपए का 10 5 स्टार बनाया और 10 रुपए का 10 डेयरी मिल्क बनाया. So the value becomes 50, the value becomes 100. Assuming there are only two products, 150 becomes a GDP. It is not the price, it is not the quantity, but it is the value. Total value कितना आया? 150. That becomes GDP. Now GDP को मेजर करने के दो तरीके हैं. एक है आपका नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है आपका रियल जीडीपी. So there are two types of GDP, nominal GDP and real GDP. Now let's understand what is nominal GDP and real GDP. Let's take current year as 2024 and let's take base year. एक साल को हम base year मानते हैं जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं, which is 2010. बेस ईयर में प्राइस था 100 और क्वांटिटी थी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की 500. करंट ईयर में उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 120 and the quantity remains 500. So if I calculate what is the GDP in the base year, GDP is nothing but price into quantity. It is 100 into 500 which becomes 50,000. So 50,000 was the GDP in the base year. अगर मैं current year का GDP calculate करूं तो it becomes 120 into 500 which is 60,000. तो अगर आप देखोगे तो क्या जीडीपी ग्रोथ हुआ? यस, जीडीपी हैज ग्रोन फ्रॉम 50,000 टू 60,000. बट क्या इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ा क्या? नहीं, पहले भी 500 यूनिट्स प्रोड्यूस होता था, अभी भी 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जीडीपी ग्रोथ क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. सच जीडीपी इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी. सो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है व्हेन यू कैलकुलेट द जीडीपी एट अ करंट ईयर प्राइस. इस साल के प्राइस में अगर आप अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हो, दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी में प्राइस भी चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होती है. अगर मैं प्राइस को बेस ईयर वाला लूं, इफ आई टेक द प्राइस ऑफ बेस ईयर विच इज 100 एंड इफ आई टेक द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर विच इज 500, सो माई जीडीपी रिमेन्स सेम. इसमें प्राइस चेंज नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रहा है. और क्या जीडीपी में चेंज आया क्या? नहीं. इसका मतलब प्राइस में, क्वांटिटी में भी चेंज नहीं आया, बिकॉज वी हैव टेकन द प्राइस कांस्टेंट. एंड इफ द जीडीपी डज नॉट चेंज, इट मींस इट शोज दैट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी. नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ आया, आप ये कभी भी नहीं बता सकते कि प्राइस की वजह से आया या क्वांटिटी की वजह से आया. सो दिस जीडीपी इज नोन एज रियल जीडीपी. So real GDP is a GDP when you calculate the GDP at the base year price. आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है और क्वांटिटी चेंज होता है खाली. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. करंट ईयर का प्राइस मान लेते हैं हम 120 और करंट ईयर की क्वांटिटी हम मान लेते हैं 600. So if I calculate nominal GDP, nominal GDP is calculated as price of current year into quantity of current year, which is 120 into 600, which is 72,000. Now let's calculate real GDP. Real GDP में price हमेशा base year का ही लेते हो. So the price remains constant and you take the quantity of current year. Base year का price था 100 और current year की quantity है 600. क्या अब जीडीपी बढ़ा? यस.
नाउ द रियल जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 60,000 एंड ये जीडीपी क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, हमारा आउटपुट बढ़ा है, इसीलिए हमारा जीडीपी बढ़ा है. सो रियल जीडीपी आपको ट्रू इंडिकेटर देता है कि आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ रहा है. नॉमिनल जीडीपी में आया 72,000, ये जीडीपी बढ़ा, यस, बट यू कैन नॉट से कि ये प्राइस की वजह से बढ़ा या क्वांटिटी की वजह से बढ़ा, और अगर दोनों की वजह से बढ़ा तो कितना प्राइस की वजह से बढ़ा और कितना क्वांटिटी की वजह से बढ़ा. सो दैट इज नॉमिनल जीडीपी. So nominal GDP is a GDP. Real GDP is a GDP when a country measures its GDP at the price prevailing in the base year. अगर आप बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, दैट इज नोन एज रियल जीडीपी, या हम इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, बिकॉज द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. एंड इट शोज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जितना भी नेशनल इनकम में ग्रो हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन आउटपुट. द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. रियल जीडीपी में प्राइस चेंज नहीं होता है, दैट इज अ फीचर ऑफ रियल जीडीपी. द नेक्स्ट वन बिकम नॉमिनल जीडीपी व्हेन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर. आज के प्राइस पे निकालोगे, दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी. इट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस. It shows a fake picture of economic growth because the national income can grow because of change in price without the change in output as well. जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, इसमें जो जीडीपी ग्रो हुआ that was because of change in price and not change in output. This is a numerical example. It becomes very very important. Please understand. एक और बार, बेस ईयर में प्राइस हमने लिया 100, क्वांटिटी लिया 500, सो जीडीपी आया बेस ईयर का 50,000. रियल जीडीपी भी यही है बेस ईयर का, नॉमिनल जीडीपी भी यही है, बिकॉज बेस ईयर पे रियल और कांस्टेंट करंट प्राइस भी वही होगा और बेस ईयर प्राइस भी वही होगा. नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल, प्राइस बढ़ा टू 120, क्वांटिटी बढ़ा 600, नॉमिनल जीडीपी इज करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, which comes out to be 72,000. Real GDP becomes price of base year, so I take 100 only as price and quantity of current year which is 600, you get 60,000. अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है, इसका मतलब मुझे प्राइस का इफेक्ट हटाना है, सो आई यूज अ टूल विच इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. सो अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है, so I use a tool which is known as GDP deflator that we'll do later. पहले समझ लेते हैं which is better, nominal or real GDP? Real GDP is better. Alright, real GDP firstly it shows a true picture of economic growth, क्योंकि ये growth में सिर्फ output change होगा, price change नहीं होगा. अब लास्ट ईयर ज्यादा आउटपुट हुआ था या इस साल ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, ये कैसे पता चलेगा? When you measure real GDP, so it help you in periodic comparison. लास्ट ईयर से कंपेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्राइस तो हमने सेम ही मान लिया. इट ऑल्सो हेल्प यू इन इंटरनेशनल कंपेरिजन. हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अलग चल रहा होगा, दूसरे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट अलग चल रहा होगा, तो इन दोनों को आप कंपेयर कैसे करोगे कि दोनों का जीडीपी कौन सा बेटर हो रहा है, कौन सा ग्रोथ ज्यादा हो रहा है? व्हेन यू कंसीडर द प्राइस सेम. अगर प्राइस को कांस्टेंट मान लोगे तो जो चेंज आया, जो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट, तो आपको पता चल जाएगा विच कंट्री हैज प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. So real GDP is a better indicator because it shows a true growth of economy. It helps in determining the effect of increase in production of goods and services due to change in physical output only. जबकि nominal GDP price का भी effect दिखाता है. It helps you in making periodic comparison with that of past years, and it also helps you in making international comparison with that of other countries. All right. अब अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है, हमारा नॉमिनल जीडीपी आया था 72,000, अगर मुझे 60,000 फाइंड आउट करना है, दिस वाज नॉमिनल जीडीपी. इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, तो मैं एक टूल यूज करता हूं जिसको मैं बोलता हूं जीडीपी डिफ्लेटर, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स. इट इज नोन एज प्राइस इंडेक्स. व्हाट्स द फॉर्मूला? इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इन 200. हमारा नॉमिनल जीडीपी आया था 72,000, रियल जीडीपी आया था 60,000. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 120. व्हाट डज दिस 120 मीन्स? मतलब जो बेस ईयर में प्राइस था 100, उसकी आज की वैल्यू हो गई है 120. तो देयर इज अ 20% इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. सो अगर हमेशा बेस ईयर पे प्राइस इंडेक्स माना जाएगा 100, so if the value become 90, it means 10% fall in the price has taken place.
If it becomes 150, 50% rise in the price has taken place. So 120 का मतलब जो चीज 100 रुपए का था, अब on an average basis it is available for 120. So real GDP कैसे निकालोगे? 72,000 divided by 120 into 100. This price index will be given to you in the question. It is available for the economy also. Government calculate करके हमें देता ही है. अगर आप इसको solve करोगे तो आपका real GDP आ जाएगा 60,000. तो अगर मुझे प्राइस का इफेक्ट हटाना है तो आई यूज अ टूल विच इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. दिस इज वन टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डन. प्लीज अंडरस्टैंड हमने क्या क्या पढ़ा. यू हैव डन द मीनिंग ऑफ जीडीपी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. अगर आप करंट ईयर के प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हो दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस. एंड अगर आप बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हो दैट इज नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी. रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर क्योंकि उसमें सिर्फ आउटपुट के वजह से चेंज देखा जाता है, प्राइस रिमेन्स सेम. अब कैन आई से जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा. वेलफेयर क्या होता है? वेल बीइंग ऑफ द पर्सन. एक इंसान किस तरीके से रह रहा है, जी रहा है, क्या उसकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है क्या, दैट इज वेलफेयर. तो अगर हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है इसका मतलब नेशनल इनकम बढ़ रहा है. नेशनल इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़ना चाहिए. सो जनरली इट इज बिलीव्ड कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ेगा, बट ये हमेशा सच नहीं है. सो क्या जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ेगा? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ऑलराइट, वी विल बी प्रूविंग इट. जनरली जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स द वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी. Many things are such that affects the welfare but are ignored while calculating GDP. एक एक करके करते हैं. इसको हम प्यार से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए नॉट सी स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं. इट इज फॉर रिमेम्बरेंस पर्पस ओनली. सबसे पहला रीजन इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड स्टैंड्स फॉर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. Now there are a lot of non-monetary transaction. अगर मनी के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं हो रहा इसका मतलब जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं हो रहा. तो अगर एक मम्मी अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन मम्मी अगर एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती है तो वो इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें उनको पैसा मिलता है. सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स. बट इफ अ मॉम कुक्स फॉर देयर ओन चाइल्ड तो वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में. इसका मतलब वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन क्या लोगों का वेलफेयर इंप्रूव होगा? क्या उस बच्चे का वेलफेयर इंप्रूव होगा? Yes. So automatically there are certain things which are not calculated in monetary terms. A teacher teaching his own son, a mom cooking food for their own daughters. So automatically these are not included in GDP, but it is important for the welfare of the society. Hence GDP is not a true indicator of welfare. GDP और welfare एक दूसरे को सही represent नहीं करते हैं. It's a very important question. Second, E, externalities. Now what are externalities? Externalities मतलब वो चीज़ें which are done by a firm जो या तो सोसाइटी के लिए भलाई के लिए है which benefits the society या सोसाइटी को हार्म प्रोवाइड करता है. और इस भलाई के लिए ना ही हम उसको पनिश रिवॉर्ड देते हैं और ना ही हम उसको पनिश करते हैं. Those are known as externalities. Externalities वो चीज़ें होती है which either benefits or harm the society, but for which they are neither rewarded nor they are punished. For example, let's take an example of something which benefits the society but which are not rewarded. इसको हम positive externalities भी बोलते हैं. जैसे गवर्नमेंट ने या किसी ने भी पब्लिक पार्क बनाया. अब पब्लिक पार्क में कोई भी पब्लिक जा सकता है, घूम सकता है और आ सकता है. यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. Now it improves the welfare. आपको ऑक्सीजन मिलता है, your lifestyle improves, people are happy, योगा करते हो, बच्चे खेलते हैं. This improves the welfare of the people, but you do not pay for it, so it is not rewarded. It is benefit for the society, but for which they are not rewarded. तो इसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करोगे, पर लोगों के वेलफेयर के लिए वो इंपॉर्टेंट है. The second one becomes which harms the society, for which they are not punished. अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट देखते हो तो उसमें एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. इन दैट एयर पोल्यूशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पोल्यूशन अलाउड है. उसके ज़्यादा आप पोल्यूशन करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है. सो उस लिमिट के लिए जितना पोल्यूशन अलाउड है आपको पनिश नहीं किया जाता.
अगर आपको पनिश नहीं किया जाता बट इट अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसके इट इज अ हार्म दैट इज डन फॉर विच दे आर नॉट पनिश्ड बट इट अफेक्ट्स द वेलफेयर, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते. सो दैट बिकम्स द सेकंड पॉइंट विच इज एक्सटर्नलिटीज. लेट्स रीड इट इन थियोरी पार्ट. सबसे पहला, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. Many activities in the economy are not calculated in monetary terms, like services of housewives, parent teaching a child, etc. Such activities do affect the welfare of the economy but are not considered while calculating GDP. The next one becomes externalities. Externalities refers to the benefits or harm done by a firm to the society for which he is neither rewarded nor punished. It can be in the form of positive externalities or negative externalities. Example of positive externalities are public parks made by an individual for which he is not rewarded. An example of negative externalities are emission of smoke from chimneys from a factory for which they are not penalized. The third one becomes rate of population growth. The third becomes rate of population growth. Understand carefully. पहले 100 लोग थे, हमारी इकोनॉमी में 100 रुपए कमाते थे. सो दिस इज पॉपुलेशन एंड दिस इज जीडीपी ऑफ द कंट्री. 100 पीपल 100 जीडीपी. पर कैपिटा इनकम सबके हिस्से में कितना आया ऑन एन एवरेज? 1 रुपए. नाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज टू 200 बट योर जीडीपी हैज जस्ट इंक्रीज बाय 150. तो अगर अब आप पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो हर एक इंसान में 1 रुपए से कम हिस्सा आ रहा है. इसका मतलब उनका वेलफेयर खराब हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल खराब हो रही है. क्या जीडीपी इंप्रूव हुआ? यस, बट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज मोर देन द ग्रोथ रेट इन द जीडीपी. तो हर एक इंसान का पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है. बट ये तो हम कंसिडर करते ही नहीं है. हम क्या देखते हैं? जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? जीडीपी बढ़ रहा है, पर क्या वेलफेयर बढ़ रहा है क्या? नहीं. So rate of population is also very important to determine कि क्या GDP और welfare interlinked है या नहीं है. Rate of population growth. If the rate of population growth is more than the growth rate in the GDP, the per capita income decreases, which also decreases the welfare, but such things are never considered while calculating GDP. Alright, हमने कर लिया N which is non-monetary transaction, E which is for externalities, R rate of population growth, D distribution of GDP. Distribution of GDP मतलब कौन सा प्रोडक्ट कौन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ा, बट अगर ये सारा का सारा ग्रोथ ओनली द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टाटा अंबानी बिरला, इन लोगों ने ही खाली प्रोडक्शन बढ़ाया, तो क्या मेरा वेलफेयर इंप्रूव होगा क्या? नहीं. The general public welfare will not get improved. तो कौन contribute कर रहा है इस GDP में, that is also very important. If the contribution is uneven, the welfare will not improve of the society. But if the contribution is comparatively even, then the welfare will be improved. पर हम ये तो consider करते ही नहीं है कि कौन contribute कर रहा है. So what is the distribution of the GDP is not considered. We only see whether the GDP has increased or decreased. So distribution of GDP is uneven. It means higher proportion of the GDP goes to the rich and less goes to the poor. It does affect the welfare of the country, but it is never considered while calculating GDP. The next becomes C, change in price. ये हमने ऑलरेडी कर लिया प्रैक्टिकली. अगर आपको याद होगा, प्राइस हमने लिया 100, क्वांटिटी हमने लिया 500, हमारा जीडीपी आया था 100 into 500 which was 50,000. हमने प्राइस लिया था 120, जीडीपी लिया था 500, हमारा क्वांटिटी लिया था 500, जीडीपी आया 120 into 500, दिस इज 60,000. तो क्या जीडीपी बढ़ा? यस. बट क्या आउटपुट बढ़ा? नो. दैट जीडीपी इज जस्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. दिस इज नॉमिनल जीडीपी. सो प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है. सो व्हेन दैट इज अ पॉइंट व्हिच इज चेंज इन प्राइस. So when there is an increase in the GDP of the country due to rise in the price, such growth is considered to be meaningless because there is no welfare created in the economy. इसके बदले तो नुकसान ही हो रहा है. And last is composition of GDP.
which product is produced in your country, that is also very important. अगर आपका अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है, पॉवर्टी है, लोगों के पास जॉब नहीं है एंड दे डोंट हैव बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और आप अपने कंट्री में गुची, अरमानी, लुई विटॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हो, तो क्या उनका वेलफेयर इंप्रूव होगा क्या? नहीं. ओनली द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल गेट द प्रोडक्ट. बट जीडीपी बढ़ेगा, यस, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ा है. बट क्या लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है? आर दे गेटिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? नो. सो विच प्रोडक्ट कंपोज योर जीडीपी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी वेलफेयर और जीडीपी साथ साथ चलेगा. दैट बिकम कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. If higher GDP promotes welfare only if the increase in the output comprises of the goods which are of mass consumption, जो लोग ज़्यादा use करते हैं, and of essential goods. If it leads to increase in output of unessential goods which is luxury, then it won't affect the welfare in the economy. तो अगर question आया, is GDP a true indicator of welfare? The answer becomes no, and you write these 6 points which is NERD C square. Non-monetary transactions, externalities, rate of population growth, change in price, distribution of income and composition of GDP. Alright, the theory part of the chapter gets over. हमारा नेशनल इनकम अनलिमिटेड है, कितना ही पढ़ लो वो लिमिटलेस है. अभी के लिए खाली इतना पढ़ते हैं and then we'll move to the next chapter in the next video. Thank you.